बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टे है हम अदालत से लेते हैं वो किन सूरतों में स्टे अदालत से हम ले सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और किस कानून के तहत हम स्टे ले सकते हैं और वो स्टे कितनी मुद्दत के लिए होता है और क्या उस स्टे को एक्सटेंड भी किया जा सकता है कि नहीं, उस स्टे के हवाले से कोई जजमेंट्स भी हैं या नहीं हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रेलिवेंट कानून है वो है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड। आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत जो है वो स्टे लिया जाता है। अब रूल 1 क्या है, रूल 2 क्या है, इसको एलेबोरेट करूंगा शार्ट अल्फाज में। आर्डर 39 का रूल 1 है, उसके अंदर दो चीज़ें लिखी गई हैं। एक बात तो ये लिखी गई है कि अच्छा, इससे पहले एक चीज़ ज़हन में समझ लें, जब हम कोई भी केस दायर करते हैं तो अमूमी तौर पर उस केस के साथ ही हम स्टे एप्लीकेशन आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन हम दे देते हैं, जो कि फिर जैसे ही अदालत में जाता है तो पहले स्टे पर बहस होती है और यकतरफा स्टे ग्रांट कर दिया जाता है। एक तो सूरत हाल ये है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि एक केस है, वो आपने दायर किया मगर उसके साथ जो है वो स्टे एप्लीकेशन आपने मूव नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त आपको ज़रूरत नहीं थी स्टे लेने की। तो उस सूरत में क्या है, और जो बाद में मैंने बात की जो करूँगा कि स्टे दावे के साथ करने का तो क्या फ़र्क है वो भी हम देख लेते हैं। वो इसलिए मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो आर्डर 39 रूल 1 है उसके अंदर यही लिखा गया है कि ये एक केस है एक प्रॉपर्टी के हवाले से, ठीक है, वो चल रहा है। तो केस की पेंडेंसी के दौरान दोनों पार्टीज़ में से किसी को भी खदशा हो जाता है कि यार जो मुखालफ पार्टी है वो इस प्रॉपर्टी को ज़ाया कर देगी, इसको डैमेज कर देगी या इसको फर्दर कहीं एलिनिएट कर देगी, इसको तो ट्रांसफ़र कर देंगी, तो केस चलता रहेगा तो इस वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा। अगर किसी भी पार्टी को ये खदशा हो तो वो फ़ौरन जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, अगर पहले उसने स्टे नहीं लिया था तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट जो है वो स्टे एप्लीकेशन दे सकता है। ये नहीं हो ये नहीं, इसमें कहीं बार नहीं है कि जी आपने केस दायर किया तो उस वक्त क्यों नहीं स्टे एप्लीकेशन दी। वो किसी वक्त भी आप दे सकते हैं, उस वक्त आपको ज़रूरत नहीं थी, अब अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्टे एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये आर्डर 39 रूल 1 के अंदर एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक शख्स है उसके ख़िलाफ़ रिकवरी का आपने केस किया हुआ है, मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे करोड़ों की रिकवरी है, आपने केस किया हुआ है। अब वो शख्स आपको थ्रेट करता है, जो डिफेंडेंट है वो ये कहता है मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तुमने डिग्री ले भी ली, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि तुमने डिग्री ले भी ली तो वो कैसे एग्जीक्यूट करोगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, जो मेरे प्रॉपर्टी है वो भी मैं बेच दूंगा, अब नहीं है। तो आपको खदशा ये लगता है कि अब मैं इससे केस कर रहा हूँ रिकवरी का, कल डिग्री हो जाना है केस मेरा, तो ये तो इसके पास तो कोई चीज़ ही नहीं है, एक प्रॉपर्टी है वो भी ये कहीं ट्रांसफ़र ना कर दे, किसी और को बेच ना दे, तो आप फ़ौरन जो है इस खदशे के पेश नज़र आप जाकर स्टे ले सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी और जज को मुतमिन कर सकते हैं। अब स्टे लेने के लिए आपने तीन चीज़ें जज को बतानी होती हैं। कोई भी स्टे लेते हैं तो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो आप ये बताएंगे जज को कि मेरा जो प्राइमा फेशियाई बादी नज़र में जो मेरा केस है वो आर्गुएबल केस है, मेरा मजबूत केस है, इसका फ़ैसला कल मेरी फेवर में ही होना है, मेरे पास एविडेंस इतने मजबूत हैं कि ये केस मेरी फेवर में हो जाएगा। एक तो इंग्रेडिएंट ये आपने बताना है कि मेरा प्राइमा फेशियाई केस बनता है। दूसरी बात आपने जज को ये बतानी है कि जो इररिपेयरेबल लॉस, अगर आप ये स्टे नहीं देते तो मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, ये चीज़ जज को बतानी है कि जनाब जिस चीज़ के हवाले से हम केस कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के हवाले से, वो ये प्रॉपर्टी अगर बेच देता है तो फिर मुझे क्या फ़ायदा केस करने का, लिहाजा स्टे दे दिया जाए ताकि जब तक ये प्रॉपर्टी का फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त इस प्रॉपर्टी के साथ वो कोई गड़बड़ ना कर सके, इसको आगे ट्रांसफ़र ना कर सकते, इसको ज़ाया ना कर सके। तो ये इररिपेयरेबल लॉस का भी जज को आपने बताना है। और तीसरी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये होता है कि जज ये देखता है कि मैं अगर स्टे इसको ग्रांट करता हूँ तो इसको कितना, मेरे स्टे ग्रांट करने से इन पार्टीज़ में से किसको ज़्यादा नुकसान होगा और मेरे स्टे ना ग्रांट करने से, ना देने से किसको ज़्यादा नुकसान होगी। ये दोनों चीज़ें देखकर जज जो है वो फैसला करता है। तो आपने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी जज को बताना है, भाई अगर आपने स्टे ग्रांट ना किया तो नुकसान तो मुझे ही होना है,
दूसरी पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं है। तो लिहाजा ये तीन इंग्रेडिएंट को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तीनों में से एक भी मिसिंग होगा तो फिर आपका स्टे, इंटरिम स्टे के आप हकदार नहीं होंगे। ये तीन इंग्रेडिएंट्स बताना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि हम चूँकि ज़्यादातर जो स्टे हैं वो हम जब हम केस दायर करते हैं साथ ही स्टे की एप्लीकेशन दे देते हैं। स्टे की एप्लीकेशन देते हैं तो जज ने चूँकि दूसरी पार्टी को तो सुनना नहीं होता, उसको हमें वो सुनने के बाद वो एक एट इंटरिम स्टे जो है ग्रांट कर देता है। तो आर्डर 39 का रूल 2A जो है उसके अंदर लिखा हुआ है जो बगैर सुने दूसरी पार्टी को जो स्टे दिया जाएगा उसकी मुद्दत 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, दो सूरतों में जो है वो 15 दिनों से ज़्यादा भी हो सकती है। एक तो यह है कि आपने चूँकि वो आर्डर जो उसने आपने स्टे दिया था 15 दिन का, वो जज साहब ने दिया था सब्जेक्ट टू नोटिस टू अदर पार्टी। उसमें कहा गया था कि दूसरी पार्टी को नोटिस करें। आपने अगर नोटिस किया और उस नोटिस आपकी गलती की वजह से अगर उसको वसूल होने में उसमें आपकी गलती शामिल नहीं है, अगर उसने नोटिस रिसीव नहीं किया तो उसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपकी गलती, प्लेंटिफ की गलती नहीं है तो फिर वो एक्सटेंड कर देगा। अगर उसने नोटिस रिसीव कर लिया और वो जज को आकर कहता है कि जनाब मुझे जवाब का टाइम दे दें तो फिर भी वो स्टे को एक्सटेंड कर सकता है। ये दो सूरतें हैं। अब 2A के मुताबिक, 2B के मुताबिक क्या है? 2B के मुताबिक ये है कि जो जो कोर्ट स्टे देगी उसकी ज़्यादा मुद्दत 6 महीने के लिए होती है। 6 महीने के बाद दोनों पार्टीज़ को वो सुनेगा। सुनने के बाद अगर समझेगा तो स्टे एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर स्टे वो एक्सटेंड करता है तो फिर उसकी रीजंस रिकॉर्ड करेगा और हाई कोर्ट को भी वो स्टे की एक्सटेंशन की कॉपी हाई कोर्ट को भी भेजेगा। अदरवाइज 6 माह से ऊपर स्टे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अगर कोई डिसोबीडियंस करता है तो रूल 3 के मुताबिक, आर्डर 39 रूल 3 के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। 1 साल के लिए अटैचमेंट हो सकती है। उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू रखता है स्टे को, डिसोबीडियंस करता है तो वो प्रॉपर्टी बेच कर कंपनसेशन देगा दूसरी पार्टी को जज। और अगर सिविल डिटेंशन भी हो सकती है, 6 माह तक उसको जेल में भी रख सकता है। ये दोनों काम कर सकता है जज अगर उसकी डिसोबीडियंस, उसके स्टे की वो ब्रीच करता है। स्टे के ऊपर अमल दरामद अगर कोई पार्टी नहीं करता तो आर्डर 39 रूल 3 के तहत कंटेम्प्ट लगाएंगे आप, उसमें उसको 6 महीने की कैद और प्रॉपर्टी वगैरह अटैच भी हो सकती है। अब क्या आखिरी जो क्वेश्चन है कि क्या स्टे को ख़त्म भी किया जा सकता है वो जज? हाँ, जो इंटरिम स्टे जज ने दिया है, जो जज ने इंटरिम स्टे दिया है वो आर्डर 39 रूल 4 के तहत उसको एप्लीकेशन देगी जब कोई पार्टी के मुझे सुनना जाए, मेरे सुनने बगैर ये स्टे दिया गया तो उस स्टे को जज जो है ख़त्म भी कर सकता है, उसको बरकरार भी रख सकता है, उसके अंदर तरमीम भी कर सकता है। इस हवाले से जो बेसिक जजमेंट है 1994 SCMR पेज 1829 और उसके बाद PLD 2001 कराची पेज 27 और तीसरी जजमेंट जो है जो बहुत ही अहम जजमेंट है 2007 MLD पेज 118। सो ये आज हमने स्टे के हवाले से डिस्कस किया। थैंक यू।